हेलो एंड फ़खैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हमने देखा मतलब इसी हफ्ते संडे और मंडे को, तो उसके हवाले से बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। पाकिस्तान में भी मैं देख रहा हूँ, नीचे आम आदमी से लेके प्राइम मिनिस्टर तक और आर्मी चीफ तक और बाकी जो कैबिनेट के लोग हैं, डिफेंस मिनिस्टर और काफ़ी सारे लोग इस हवाले से बातें कर रहे हैं। बट ये बातें सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रही, बल्कि ये बातें दुनिया की बाकी कंट्रीज में भी हो रही होगी। लेकिन पाकिस्तान की जो नेबरिंग कंट्री हिंदुस्तान है, वहां पे भी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ या उनकी मीडिया को अगर मैं देखता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है। इसकी वजह की एक तो ये है कि हमने जो शेख हसीना वाजिद साहिबा थी, एज ए प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे रही, काफ़ी लंबी हुकूमत की उन्होंने। क्या ऐसी चीज़ें थी, गलतियाँ थी या क्या गलतफहमियाँ थी लोगों के हवाले से? और वाकई में ये वाला एक्सपेक्ट करना कि अगर आर्मी चीफ में अपने किसी रिलेटिव को लगाऊंगा या लगाऊंगी तो वो कल को मुश्किल टाइम में अवाम को रोक सकता है या जनता को रोक सकता है, इसमें मैं स्पेशली पाकिस्तान की बात करूंगा कि क्या कोई लेसन नहीं है कि अगर हमारे यहाँ भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। और कुछ लोगों को तो ये भी मैंने मतलब लिखते हुए और पढ़ते हुए सुना कि जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बना, लेकिन माइंडसेट वही पाकिस्तान वाला है। वाकई ऐसा है या नहीं, इस हवाले से भी आज बात करेंगे। और इंडिया के क्या रिजर्वेशन हैं, पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, इस हवाले से भी बात होगी। बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त, हमारे भाई और सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब। डॉक्टर साहब, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माई शो। थैंक यू फगर भाई, आपके सभी दर्शकों को माखाम मुपखैर और पखैर रागली, और थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। मैं आपके दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा नया यूट्यूब चैनल है, मैं बिल्कुल, आप बात कर ले फिर मैं बता देता हूँ प्लीज। हाँ, तो उसको सब्सक्राइब करें, अभिषेक मिश्रा लॉ के नाम से, अभिषेक मिश्रा सम्मत के नाम से है, और सपोर्ट करें, लाइक करें। बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल, मैं भी कहूंगा। बल्कि मैंने कहा डॉक्टर साहब का इंट्रोडक्शन कोई मतलब वो एक फॉर्मलिटी के तौर पे हम कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, तो खैर एनीवे, बिल्कुल डॉक्टर साहब का नया चैनल है और उसको आप जाके देख भी सकते हैं, उसको सब्सक्राइब भी, बेल लाइक का बटन भी, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। नाम नीचे हुए उनके नीचे आ रहा है अभिषेक मिश्रा लॉ, ये डॉक्टर साहब के न्यू चैनल का नाम है, तो ये ज़रा आप लोग लाजमी माइंड में रखें। डॉक्टर साहब, थोड़ी सी बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे इस ईयर के स्टार्ट में और उसके बाद हुकूमत बनी, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था। लेकिन शायद ऐसे लग रहा था कि शेख हसीना जो मैडम है उनको कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ रहा था और गालिबन वो एक्सपेक्ट भी ये नहीं कर रही थी कि वहाँ की आवाम उठ के, और 300 लोग मरे हैं अभी तक जो मैंने पढ़ा है। मैं क्योंकि पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ, लेकिन जो रिपोर्ट हुआ है 300 लोगों को गोलियां लग के वो मर चुके हैं। सिचुएशन ऐसी क्यों हुई? और मतलब एक पॉलिटिकल, शेख मुजीब साहब एक बड़े नामी गरामी पॉलिटिकल लीडर रहे, पाकिस्तान में भी उनकी बड़ी चर्चा होती है आज तक, बावजूद इसके कि कहा जाता है कि बांग्लादेश को अलग करने वाले हो, लेकिन उनके बहुत बड़े सपोर्टर्स आज भी पाकिस्तान में मौजूद है, नीचे से लेकर ऊपर। क्या ऐसी गलतियां की, समझ नहीं पाई, या माइंड में ये था कि आई एम अ प्राइम मिनिस्टर, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, पावर है मेरे? देखिए फकर भाई, एक ये वाला तो फैक्टर मुझे लगता है कि रहा होगा, मगर उतना नहीं, क्योंकि एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने यही कहा होगा कि यू मस्ट डील विद देम स्टर्नली, क्योंकि उनको विश्वास नहीं था। उनको ये लग रहा था कि ये जो मूवमेंट है वो हाईजैक कर लिया गया है बाय जमात इस्लामी, और जो वहां पे ये नारे लगे कि तुम कौन मैं कौन, रजाकार रजाकार, तो दैट अर्थ द डिस्पेंसेशन। चूंकि जो शेख हसीना साहिबा हैं, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थी, उनका जो इतिहास रहा है रजाकारों के साथ वो काफी खराब रहा है। उनके पूरे परिवार को मार दिया गया था बांग्लादेश में। वो बच गई क्योंकि वो जर्मनी में थी, वो बांग्लादेश में नहीं थी उस समय। तो उनके पिताजी को भी 3 साल बाद निकाल करके, मतलब जब उन्होंने, मतलब ही इज द फादर, जिसको आपकी भाषा में कहें तो बानिए पाकिस्तान, अरे बांग्लादेश के थे, उनको मार दिया गया। और आपको शायद पता है या नहीं पता, शेख मुजीबुर रहमान जब पाकिस्तान मूवमेंट चल रहा था उस समय वो इंडिया के कैलकाटा यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। वहां पे उन्होंने इस मूवमेंट को, पाकिस्तान में आने की मूवमेंट को बहुत जोरों शोरों से उठाया था। ही वाज वन ऑफ द लीडिंग फोर्सेस ऑफ प्रो पाकिस्तानी सेंटिमेंट इन।
इन द अनडिवाइडेड इंडिया। तो पॉइंट ये तो होता रहा है। मतलब शेख मुजीबुर रहमान ने क्या किया था कि उनको मार दिया गया, ठीक है ना, वो तो 3 साल के अंदर ही मारा उन्होंने पाकिस्तान, अरे 75 में 1975। सो आप जब 71 में अलग हो रहे हो, 75 में जिसने बनवाया उसको घुस के मार रहे हो, उसके परिवार को मार रहे हो। बिल्कुल, तो कुछ तो गलत हुआ होगा, कुछ तो रॉन्ग है जो वो नहीं समझ पाए या आप नहीं समझ पाए। मिलिट्री टेक ओवर हुआ, तो उसके बाद बांग्लादेश में भी समय समय पे मिलिट्री टेक ओवर होता रहा, इसमें तो कोई शक नहीं है। और उन्होंने पहले संविधान को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सेक्युलर बनाने की कोशिश की थी। वो डिमांड उनकी पहले तो मानी गई, बाद में उसको हटाया गया, उसको फिर इस्लामिक बनाया गया, उसमें इस्लाम को स्टेट रिलीजन का दर्जा दिलवाया गया। तो अब ये है कि इसको कैसे एक्सप्लेन कोई करेगा। शायद शेख हसीना अगर 5 साल के इलेक्शन में रहती, उसके बाद वो पॉपुलर नहीं रह गई थी, ये बात तो मैं जानता हूं, क्योंकि जब मैं जर्मनी में था तो मेरे साथ जो बांग्लादेशी होते थे वो शेख हसीना को पसंद नहीं करते थे, सही फॉर वॉट एवर रीजन इट इज। लेकिन वो शेख हसीना उतनी पॉपुलर नहीं थी, बट वो बार बार गवर्नमेंट में आ रही थी। तो शायद कोई एक अदृश्य फोर्स थी जो चाहती थी कि शेख हसीना गवर्नमेंट में आए और वो जो है बांग्लादेश को स्टीयर करे, और उन्होंने किया भी। उन्होंने 50 मिलियन के करीब लोगों को पॉवर्टी से निकाला। बांग्लादेश का सारा ये जो ह्यूमन राइट्स इंडेक्स या इकोनॉमिक इंडेक्स या ये सब इंडेक्स, हालांकि मैं इसको मानता नहीं हूँ क्योंकि इसमें बहुत मैनिपुलेशंस रहती हैं, फिर भी अब ये यहाँ डिस्ट्रिक्ट तो वही है जो वेस्ट चलाता है कि भैया आपका डेवलपमेंटल इंडेक्स ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या है, उसमें बांग्लादेश वाज ऑलवेज फेयरिंग बेटर देन इंडिया एंड पाकिस्तान टेकन टुगेदर। तो उस हिसाब से तो बांग्लादेश अच्छा कर रहा था, इकोनॉमिकली अच्छा कर रहा था, मगर फिर हुआ क्यों? तो अब इसकी कहानी तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई वो उन्होंने कोटा था वो 5% से बढ़ा के 30% कर दिया। उसके बाद उस कोटा को जो है वो हाईकोर्ट ने अपहोल्ड करा, गवर्नमेंट ने भी नहीं करा। जो करना था वो हाईकोर्ट ने करा, अगर वो गलत होता तो हाईकोर्ट रिजेक्ट कर देता। फिर उसके बाद हाईकोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट में गया, और अगर वो गलत था सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिवर्स कर दिया, वो वापस से 5% पे आ गया। तो भी मेरे ख्याल से वो अनपॉपुलर हो रखी थी, और एक इस्लामिक एस्पिरेशन थी लोगों में, क्योंकि वो चाहते थे कि बीएनपी और ये जो हसीना वाजिब साहिबा है वो आए, वो इख्तिदार को संभाले। और जमात इस्लामी के लोगों के साथ जो हुआ वो भी उनको पसंद नहीं था, क्योंकि आपको पता इन्होंने तो शेख हसीना जी ने कुछ दिन पहले जमात इस्लामी को बैन ही कर दिया था। तो उनके अंदर में ये कॉन्सेप्शन था कि जमात इस्लामी ने इस पूरे मूवमेंट को हाईजैक कर लिया है, जो किसी हद तक सही भी था। तो इट वाज बोथ, एंटी इनकम्बेंसी भी था। डेमोक्रेटिकली आप 15 साल से बैठे हुए हो, लेकिन ये कि जिस तरीके से निकाला अनसेरिमोनियसली वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो आई भी उसी तरीके से। भाई जिस इलेक्शन में शेख हसीना जी आई थी उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो फिर लेजिटिमेसी ऑफ इलेक्शन तो रह नहीं जाती ना, बाइकॉट था बाकी पार्टीज की तरफ से। तो अगर वो खड़े ही नहीं हो रही है तो फिर आप कहें कि वो हमने इलेक्शन में खड़ा, हम अकेले ही खड़े थे, हम अकेले जीत गए। तो ये तो बहुत टेक्निकल ग्राउंड पे हुआ, बट ये लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट तो नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ, मैं एशिया की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान भी इस तरह के हालात से, इवन अभी भी यही बात हो रही है कि पाकिस्तान में भी इसी किस्म के इलेक्शन हुए। अभी रिसेंटली जो फरवरी 2024 में हुए, यही बात की जाती है कि भाई जीता कोई और पार्लियामेंट के अंदर कोई और बैठा हुआ है, मतलब पार्लियामेंट के नहीं बल्कि पीएम ऑफिस में कोई और बैठा हुआ है। यानी वो कहते हैं कि पार्टी इमरान खान की जीती है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, जिनकी पार्टी को कहते हैं कि 20 या 25। ये माइंडसेट क्यों, मतलब हमारे यहाँ ये क्यों? अगर मैं नहीं जीता हुआ तो क्यों मैं ये नहीं एक्सेप्ट करता कि यार मैं नहीं, मुझे अवाम ने नहीं चुना, मुझे जनता ने नहीं चुना, मुझे वोट नहीं किया उन्होंने, मेरे पे ट्रस्ट नहीं है उनको, जिस पे है उनको वोट किया है। क्यों ये मानने को हम तैयार क्यों नहीं होते? ये क्या मसला है? देखिए, लेट्स कॉल स्पेड ए स्पेड। जब आप पावर का सोर्स लोगों को नहीं मानते हैं, जब आप मानते हैं कि सोर्स ऑफ पावर गॉड है, कोई इंसान नहीं है, तो आपका ये जो पॉलिटिकल पावर है ना, या पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन से भरोसा उठ जाता है। आप पॉलिटिक्स को फिर यू डोंट टेक इट एज सीरियस एज यू शुड। तो उसमें ये रहता है कि यार ये आदमी चोर है, मैं बेहतर हूं, मैं चोर हूं, वो बेहतर हूं। और पॉलिटिक्स एक जरिया है सिर्फ गवर्नमेंटल मैनेजमेंट का। पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा उम्मीदें भी नहीं रहती, और पॉलिटिक्स से लोगों को बहुत ज्यादा एस्पिरेशन भी नहीं रहते, क्योंकि उनका मेन जो डे टू डे एक्टिविटी है उसमें रिलीजन का बहुत बड़ा रोल रहता है प्ले करने के लिए। सो पॉलिटिकल जो क़यादत होती है उसके पास कभी वो पावर नहीं आती है।
जब तक आप चर्च और स्टेट को, बिकॉज कि आपके एक सोसाइटी में एक लोग हैं जो लगातार कह रहे हैं कि पॉलिटिकली निकम्मे हैं, घूस पे, ये चोर हैं, ये सारे के सारे पैसा खाते हैं, ये करप्ट लोग हैं, इन्होंने पाकिस्तान को बेच दिया, पाकिस्तान की सारी बर्बादी जो है उसका कारण ये पॉलिटिकल हुक्मरान है और कोई नहीं है। मतलब पाकिस्तान, ये इज इट अब एनी सेम पर्सन, क्या वो ये मानेगा कि पाकिस्तान की बर्बादी और कमी का सारा कारण सिर्फ बेचारे ये पॉलिटिशियन है? आप उनको मतलब जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन में दो सोर्स ऑफ पावर हो, तो ये जो गवर्नमेंट होती है ना, इनका काम होता है सोसाइटी की सारी गालियों को एब्जॉर्व करना बिना किसी पावर के। रियल पावर इनके पास है नहीं, और गवर्नमेंट का फंक्शन इनके पास जो होता है वो उस फंक्शन में नॉर्मली हर जगह करप्शन रहता है। टैक्स कलेक्शन में करप्शन होता है, आप रोड ट्रैफिक का देखेंगे करप्शन होता है। गवर्नमेंट करप्शन और नॉन करप्शन के बीच में चलती है। हर देश में छोटी या बड़ी दो इकोनॉमी होती है, एक मेन इकोनॉमी होता है, एक शैडो इकोनॉमी होती है। अब क्वेश्चन ये कि अगर किसी देश में शैडो इकोनॉमी बड़ी हो जाए मेन इकोनॉमी से, तो स्टेट का पावर खत्म हो जाता है। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान इज, जो शैडो इकोनॉमी है आपके देश की, वो चाहे किसी भी ग्राउंड पे हो, वो मेन इकोनॉमी से बड़ी हो चुकी है। ऐसा नहीं पाकिस्तान में गरीब लोग रहते हैं, पाकिस्तान में बड़े वेल ऑफ लोग रहते हैं। और पाकिस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आप बड़े सिटी का देखें तो आपको लगता है ये एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास की चीज है, मगर स्टेट गरीब है। पीपुल आर रिच, आई मीन नॉट ऑल द पीपल, बट जो आपका एक तबका है रिच क्लास जिसको आप कहते हैं, वो तो बड़ा वेल ऑफ है, उसके बाद सारे दुनिया के पैसे हैं। बिल्कुल तो सही। पॉइंट ये कि शैडो इकोनॉमी बड़ी है, गवर्नमेंट के ऊपर लोगों का भरोसा नहीं है, लोगों को मानना है गवर्नमेंट की। पाकिस्तान से ज्यादा लोगों से पूछे आपको गॉड प्रिय है या पाकिस्तान, वो कहते हैं पहले हमारे लिए तो गॉड है, टू हेल विद द पाकिस्तान, पाकिस्तान तो आता जाता रहता है। सो जब ये अप्रोच है आपका आपकी मिट्टी के लिए, सो यू डोंट टेक इट सीरियसली। पॉलिटिकल जो डिस्पेंसेशन है उसको लोग समझते हैं कि ये बस एक काम की चीज है, ये होते ही करप्ट है, डेमोक्रेसी खराब चीज है। अगर आप एक देश में ये कह रहे हो कि सेक्युलरिज्म बुरी चीज है और उसी देश में आप डेमोक्रेसी के थ्रू गवर्नमेंट लाने चाह रहे हो, ये दोनों स्टेटमेंट कोएग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। आप एक रिलीजियस डॉक्यूमेंट में कह रहे हो सेक्युलरिज्म बुरी चीज है। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि सेपरेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड द रिलीजियस डॉक्यूमेंट, और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हो कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए। अगर आपको डेमोक्रेसी चाहिए तो आपको सेक्युलर होना पड़ेगा, ये प्री कंडीशन है। एंड दैट इज व्हाई इन दीज कंट्रीज पीपल हैव अ वेरी हाई रिलीजियस एस्पिरेशन, और वो कॉन्स्टिट्यूशन से फुलफिल नहीं होगा, उनको रिलीजियस गवर्नमेंट चाहिए होगी। और वो जब तक रिलीजियस गवर्नमेंट के बीच में रह करके उनको रियलाइजेशन नहीं आएगा, बिकॉज दे स्टिल लिव इन सम सॉर्ट ऑफ अ फैंसी इमेजिनेशन कि अगर शायद रिलीजन गवर्नमेंट आ जाए, अगर शायद शरिया की गवर्नमेंट आ जाए तो हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए ऐसी गवर्नमेंट हमेशा वीक रहती है, और एक दो मौका आता है इनको जो है दूसरी बाहर की फोर्सेस जो है वो बड़े आराम से निकाल देती हैं, बिकॉज लोग इनका साथ नहीं देते। अगर अच्छा, लोग रोड पे आ जाते तो फिर बात ही अलग होती। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कि शायद इस पाकिस्तान से बांग्लादेश बना, लेकिन लोगों का माइंडसेट अभी भी पाकिस्तान के साथ है। वाकई ऐसा है? और दूसरा पॉइंट ये आपसे पूछना चाहूँगा इसी से रिलेटेड कि कहा ये भी जा रहा है कि सोशल मीडिया पे कि जी इंडिया में भी कुछ ऐसा फैक्टर्स हैं कि वो इस तरह की हरकत कर सकते हैं, इस तरह की कोशिश कर सकते हैं। तो वाकई इंडिया में इस किस्म की कुछ चीज़ हो सकती है? बड़ी मतलब लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है इंडिया को। मतलब करोड़ों के हिसाब से लोग वोट देते हैं, और फिर जो भी प्राइम मिनिस्टर या जो भी बनते हैं तो उनके वोट से आता है। तो इसमें क्या मतलब हकीकत क्या है इन चीज़ों के पीछे? पहली बात की क्या बांग्लादेश में अभी भी लोग, भाई पाकिस्तान एक देश नहीं है, पाकिस्तान एक एस्पिरेशनल डिजायर है भारतीय सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान की, कि हमें निजामे मुस्तफा में रहना है। दिस इज पाकिस्तान। वरना पाकिस्तान का कोई हिस्टोरिकल वजूद नहीं है, कोई कल्चरल वजूद नहीं है, पाकिस्तान का कोई सोशियोलॉजिकल वजूद नहीं है। पाकिस्तान एक आइडियोलॉजिकल वजूद रखता है जो एक फैंसी इमेजिनेशन है। तो पाकिस्तान भारत में एग्जिस्ट करता है भाई, आपको पाकिस्तान भारत में नहीं एग्जिस्ट करता। मैं बड़ा हुआ हूं ये देख के पाकिस्तान के जीत पे, इंडिया के और पाकिस्तान के मैच में इंडिया में जो मुस्लिम पॉपुलेशन होती थी वो सेलिब्रेट करती थी। इसको डिनाय कर देने से तो नहीं होगा ना। तो पॉइंट है कि आप पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर आपको आज भी हर भाई, आप अगर एक मुसलमान इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सोचता है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो कैसे पाकिस्तानियों को अपने से अलग कर देगा? जितनी पाकिस्तानी टीवी चैनल की और यूट्यूब वीडियोस की कंजम्पशन इंडिया में है उतनी पाकिस्तान में भी नहीं होगी।
क्योंकि लोग देखते हैं, लोग जानते हैं। अगर आपके जो रिलीजियस टीचर है और प्रीचर है, तारिक मसूद साहब हो गए और दूसरे लोग जो हो गए, उनका मेन कंजप्शन इंडिया में है। मेरे पास फॉरवर्डेड वीडियो आया है तारिक मसूद साहब की ये सलाह, तो लोग देखते हैं, लोग सुनते हैं। इंडियन प्रीचर्स नहीं है उस तरीके से, वो खुल के नहीं आ सकते, वो खुल के नहीं कह सकते वो बातें जो उनकी एस्पिरेशन है। और अगर आप कहेंगे तो फिर आपका वही हालत होगा जो अभी यूके में उनका हुआ है, क्या नाम है ये चौधरी जो थे, वो चौधरी में नाम भूल रहा हूँ, अंजम चौधरी। भाई अंजम चौधरी क्या कर रहे थे, वो अपनी बातें बोल रहे थे कि शरिया आएगा, ब्रिटेन का लॉ हटेगा, शरिया फॉर यूके, शरिया में सबके लिए जस्टिस होगा, यूके के लॉ में जस्टिस नहीं है, और यही सब बातें वो कहते। उनको आपने आतंकवादी कह दिया। किस हिसाब से उनको आपने आतंकवादी कहा भाई? आपका पैरामीटर्स क्या है? वो पैरामीटर्स फिर खुल के बात कीजिए ना। तो पॉइंट ये कि पाकिस्तान इज नॉट जस्ट द लैंड मास जिसको आप प्रेजेंट पाकिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान लैंड मास, पाकिस्तान लिव्स इन द हार्ट ऑफ बांग्लादेश पीपल एंड पाकिस्तान लिव्स इन द हार्ट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स आल्सो। इसको डिनाई करना मूर्खता वाली बात होगी। अब किस रूप में वो एक ट्रांजैक्शन को देखें ये अलग बात है। भाई आज भी देखें ना, सानिया मिर्जा जी है, उनकी शादी किससे हुई? शोएब मलिक साहब से हुई। शोएब मलिक से, बिल्कुल। अगर आप दुश्मन कंट्री मानते हैं, जैसे आप एक हिंदू और मुस्लिम तो शादी नहीं कर सकते उस तरीके से, जैसे अभी उनका वो हो गया था, सीमा जी आ गई थी तो बड़ा इश्यू बन गया। लेकिन शोएब मलिक जी और सानिया जी ने शादी किया, दोनों पेरेंट्स की उससे। सो भाई इसका ये मतलब है कि इंडिया का मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमानों के बीच में शादियां विवाह तो हो रहे ना, उनको दुश्मन नहीं मानते वो। सही जी। अच्छा, दूसरी बात कि इंडिया के अंदर कह रहे हैं कि मतलब मैं अभी जब इंडियन मीडिया मैंने देखा है आज और कल में, तो उसमें इस तरह की बातें या फिर सोशल मीडिया पे इस तरह की ट्वीट्स पढ़ने को मिल रहे हैं कि जी यहाँ पे भी इस तरह के लोग उठ सकते हैं और कोई और इस तरह की कोई हरकत कर सकती है। वाकई ऐसा आपको कहीं नजर आता है? मतलब मैं क्योंकि दूर बैठा हुआ देख रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि जी सिर्फ ये मुस्लिम कर सकते हैं या ये कोई और कर सकता है या कोई और कर सकते हैं, लेकिन ये बातें फिर क्यों हो रही है? देखिए, सैमुअल हंटिंगटन जैसे लोगों ने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इसीलिए लिखा था कि आप यूके में क्या हो रहा है अभी, व्हाट्स हैपनिंग इन यूके, व्हाई ओनली इंडिया। जो सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि ऐसा ही जो है वो चीज इंडिया में भी हो सकता है, उनके कहने का मतलब क्या है? अभी मैं एक पाकिस्तानी मेरे पास किसी ने फॉरवर्ड किया, उसमें कह रही है हक और बातिल की लड़ाई है। अब झूठा कौन है और झूठ किस चीज के लिए बोल रहा है, ये बात तो आपको बताना पड़ेगा ना कि क्या झूठ है, क्या मेरा एग्जिस्टेंस ही झूठ है? तो पॉइंट ये कि अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मुस्लिम वो रिलीजियस फर्वर से चलेगा, वो मॉडर्न नहीं होगा, तो बिल्कुल ऐसे मुजाहरे हो सकते, वो दंगों में बदलेंगे। वो कोई वन साइडेड तख्ता पलट होगा इसका संभावना ही नहीं है, क्योंकि जो 80 to 90% लोग हैं इसमें वोट कास्ट करते हैं। और भारत के मुस्लिम्स जो हैं या भारत के दूसरे जो लोग हैं, हिंदूज ऑल्सो, जो मोदी को पसंद नहीं करते हैं, वो खुल के गाली देते हैं। उनके पास प्लेटफॉर्म है, वो टीवी भी डिबेट्स में आते हैं। उनके पास ऐसा कुछ नहीं है कि मोदी जी जबरदस्ती कोई राइवल पार्टीज को दबा करके उस सत्ता में बैठे हुए हैं। फ्री फेयर इलेक्शन होते हैं। आप आइए, आपके पास जैसे इस बार देखिए मोदी जी को था कि 400 सीट लाएंगे, घट के 240 पे हो गए। बड़े बड़े लोग अपने वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में नहीं सोचे थे कि द मोदी जी वुड बी रिड्यूस टू 240। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, इट काइंड्स ऑफ पंक्चर द राइजिंग एस्पिरेशन ऑफ निजाम मुस्तफा वाला जो शासन है। मगर आप ये कहिए कि क्या भारत के मुसलमान को ये एक एस्पिरेशन नहीं है कि वो एक शरिया लॉ में रहना चाहता है? दुनिया के हर मुसलमान को ये एस्पिरेशन है कि वो शरिया लॉ में रहना चाहता है। हालांकि जब उसके पास मौका मिलता है वो कितना रहता है उसमें एक अलग चीज है। मैं ये एक चीज के ऊपर थोड़ा सा आपसे वो करूंगा, डिसएग्री करूंगा। मतलब पाकिस्तान में हम 24 करोड़ लोग रहते हैं, कितने % लोग हैं जो अफगानिस्तान जाके वो कहते हैं कि यार तालिबान की शरिया लॉ में हम रहना चाहते हैं? मुझे तो नहीं लगता, मैं खुद इतनी दफा गया हूं, लेकिन ये कि अपने काम से गया और फौरन वापस आया। मैंने 1 मिनट भी वहां पे, जैसे कहते हैं ना कि मेरा काम जैसे कंप्लीट हुआ उसी टाइम में निकला और मैंने तोरखम बॉर्डर को क्रॉस करके मैं पाकिस्तान में एंटर हुआ। जो भी था, पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ किस्म की चीजें होंगी, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे कोई लोगों को होता होगा। मैं ये नहीं कहता कि लोगों को ये, लेकिन वो कितने % है ये बड़ा मैटर करता है। और फिर यही लोग जाते हैं अमेरिका जाने के लिए, ये पागल हो रहे होते हैं, यूरोप जाने के लिए पागल हो रहे होते हैं। वहां पे कौन सा शरिया लॉ है कि मतलब ब्रसल जाना है, स्विट्जरलैंड जाना है, जर्मनी जाना है, फ्रांस जाना है? कोई शरिया लॉ तो वहां पे है ही नहीं। वहां पे तो जो उनका सिस्टम है वो कहते हैं यार मुझे तो मेरा राइट मिलेगा ना। ये पॉइंट मतलब मुझे समझ नहीं।
जब मैं कहता हूं कि वो शरिया लॉ में रहना चाहते हैं, शरिया लॉ में रहने का मतलब सिर्फ जो शरिया लॉ वहां पे है, जिस जगह रहते हैं वहां पे लागू दूसरों करना के लिए बड़ा पसंद होता है इनको। मुझे हाँ, डॉक्टर कि मुझे शरिया अजीब लॉ लगता है। लगाना भी हमें है। अफगानिस्तान में बड़ा पसंद है, अपने लिए नहीं पसंद। हमें कहते हैं यार अपने जो जी जी। नहीं तो देखिए, जब आप पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करें, उसको पढ़ें, एनालाइज करें, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है कि आपका हर लॉ शरई लॉ होना चाहिए। उसके लिए इस्लामिक काउंसिल बनी हुई है कि लॉ शरिया के बाहर नहीं जा सकता, शरिया के दायरे में रहना है। तो टेक्निकली हर पाकिस्तानी शरई सिस्टम में लग रहा है, उसने क्रिमिनल शरई सिस्टम नहीं लगाया हुआ है, बस यही है। बाकी तो उसका हर लॉ शरिया सम्मत है। तो वो शरिया को जो समझता है, अगर कोई पाकिस्तान में कह रहा है कि हम शरिया लॉ में नहीं रहते, तो वो झूठ बोल रहा है। बिकॉज मैं इन जनरल बात कर रहा हूं, उसको समझिएगा कि एक तो अफगानिस्तान का मॉडल ऑफ शरिया है, दूसरा पाकिस्तान का मॉडल ऑफ शरिया है कि आपने एक पार्लियामेंट बनाई है, आप पार्लियामेंट से कह रहे हैं आप हमारे लिए थोड़े मॉडर्न लॉ बनाइए, लेकिन वो लॉ शरिया लॉ के दायरे में होने चाहिए। इसके लिए एक इस्लामिक काउंसिल है जो पढ़ेगी कि भाई ये लॉ जो तुम बनाए हो ये शरियत के दायरे के अंदर है या शरिया के दायरे के बाहर है। तो वो रह तो शरिया में ही रहा है, लेकिन अब इंडिया में तो वो खुल के नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया में भी आप देखिए, फैमिली लॉ के जो मैटर है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को तो वो रिजेक्ट करते हैं। तो वो मांग तो शरिया ही लाए है ना। अंजुम चौधरी भी यही कह रहा है कि हमको शरिया ही चाहिए। किसी को एक एस्पिरेशन है समहाउ कि शरिया मींस जस्टिस। और शरिया देखिए, जस्टिस भी हो तो भी दिक्कत नहीं है, बट शरिया इज द ओनली सोर्स ऑफ जस्टिस। दैट्स लिटिल ट्रबलसम। क्योंकि लॉज तो सारे ही देशों में, कस्टम्स और कन्वेंशन सैकड़ों साल में पैदा हुए हैं, बड़े हैं। जैसे आप पश्तून है तो पश्तून आपको हजारों साल के एक प्रैक्टिस ने बनाया है। आपके घर में एक कल्चर होगा, एक सिस्टम होगा, एक रिवाज होगा जो आप फॉलो करते होंगे। भले आज आप उसको इस्लामिक समझे, मगर वो प्री इस्लामिक है, वो आपके हजारों साल से बाप दादा ने आपको दिया। दैट मेक्स यू, आपकी भाषा आपका लॉ है, आप इसी से बोलते हैं, आप इसी से समझते हैं। आपका खान पान, आपका रहन सहन, आपके घर में सोचने का तरीका, ये सब कुछ आपने इनहेरिट किया अपने लोगों से। तो मेरे ये कहने का मतलब है शरिया लॉ से कि एक जो डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने वाला मुसलमान, उसको ये लगता है कि वो इनजस्टिस में रह रहा है, वो बातिल में रह रहा है, और वो चाहता है कि यहाँ शरिया आए, बट वो बेचारा मजबूर है, वो डेमोक्रेसी को एंजॉय नहीं कर पाता। और जो शरिया लॉ में रह रहा है मुसलमान, वो सब आउट डेमोक्रेसी चाहता है। स्पेशली पाकिस्तान के लोगों को देख ले, बट अब मेरे ख्याल से वो भी स्पेस कम हो रहा है। पीपल हैव स्टार्टेड सेइंग कि वी वांट फुल फ्लेजेड। अब देखिए बांग्लादेश किस कदम जाता है, किस ओर जाता है, ये तो आने वाले 5-6 महीनों में क्लियर हो जाएगा कि वेयर बांग्लादेश इज हेडिंग। बट बांग्लादेश का जो रेडिकलाइजेशन था वो बहुत पहले से हमें पता था, क्योंकि बांग्लादेश का एक पार्ट हमारे इंडिया में है, और वेस्ट बंगाल में आप देख लें जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत हद तक उसी तरीके का है। अब ममता बनर्जी जी आप देख लीजिए, टीएमसी एकदम शांत है, कोई स्टेटमेंट ही नहीं आ रहा, क्योंकि उनको भी पता है कि ये जो चीज है जैसे उनके लिए भी एक गर्दन पे तलवार लटक रही है। सो मैं ये जानता हूं कि आप जैसे एक डेवलपमेंट पसंद, प्रोग्रेसिव और फ्री थिंकर्स लोग हैं, और उनके लिए स्पेस मैं समझता हूं कम हो रहा है, और मैं गलत साबित होना चाहता हूं कि मेरी जो समझ है वो गलत हो जाए। क्योंकि आप जैसे लोगों के लिए फखर भाई, जो आप काम कर रहे हैं, जितनी बहादुरी से जो आप काम कर रहे हैं, शायद आपको लोग उतना समझ नहीं पा रहे जो आपका कंट्रीब्यूशन है। मगर मैं फिर कहता हूं, जब आज से 20 साल, 50 साल, 60 साल बाद जब हम नहीं रहेंगे और यूट्यूब के गलियारे से वीडियो निकाले जाएंगे, तो फखर यूसुफजई विल स्टैंड आउट कि एक बंदा था जिसने सिस्टम से पंगे लिए, अपनी बात पढ़ा रहा, उसने अपनी बात को दम से कहा, और वो बात आपके आने वाले जनरेशन को समझ में आएगी। जाना उसी रास्ते पे जिसपे आप चल रहे हो, आपका रास्ता ही सही रास्ता है, लेकिन यह है कि समझने में कितना समय लगेगा, ये एब्सोल्युटली राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान में भी इस मुद्दे का बड़ा जिक्र हुआ। प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ, डिफेंस मिनिस्टर हमारे ख्वाजा आसिफ, जनरल आसिम मुनीर साहब, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, इन सब ने जिक्र किया कि जी देखें ना, जिन लोगों ने मतलब ये बातें की तो आज क्या हुआ। हालांकि एक बात मैं करता हूँ कि बांग्लादेश जब हमसे अलग हुआ, मतलब हम पार्टीशन में हिंदुस्तान से अलग हुए और फिर 1971 में बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, तो अभी उनकी मर्जी है कि वो अपने मुल्क को किस तरीके से चलाना चाहते हैं। अब वो हमारी बात या कोई और बात, या बेशक वो खालिदा ज़िया साहिबा आ जाए या शेख हसीना वाजिद साहिबा ने हुकूमत की, मेरे ख्याल, जी जी प्लीज। नहीं, बस मैं एक सेंटेंस जोड़ूंगा। देखिए, अब दुनिया इस बात को नहीं मानने को तैयार।
कि आप अपने देश को जिस चाहे तरीके से, वरना आप अफगानिस्तान के तालिबान गवर्नमेंट को दुनिया क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर रही है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है ना, कई ऐसे म्यांमार है, उसके ऊपर क्यों सैंक्शंस लगे हुए हैं? जी बिल्कुल। तो दुनिया, ये बात तो सोचना पड़ेगा बांग्लादेश में जिन्होंने टेक ओवर किया है, और इसीलिए ये बात जो लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई बैरूनी ताकत है, तो वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, उसमें पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अगर आप किसी भी तरीके की गवर्नमेंट चलाना चाहो तो क्या दुनिया आपको सपोर्ट करेगी? आप गवर्नमेंट तो चला लोगे, मगर उस जो आपकी पॉपुलेशन होगी उसके खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ फकर भाई, दुनिया ने भी अभी डिसाइड किया कि आप सॉवरिन तो हो, मगर वो तरह के सॉवरिन नहीं हो कि आप जैसे युगोस्लाविया में आप जा करके मुसलमानों को कोसोवो में खड़ा करके गोली से मार दो, कुछ नहीं करेगी, क्योंकि वो आपका अंदरूनी मसला है आपका। अब पाकिस्तान और भारत में तो यही हुआ ना कि पाकिस्तान के लोग यही सोच के गए वेस्ट पाकिस्तान के कि तो हमारा अंदर है, हम लोगों की नस्लें बदल देंगे, हम जो चाहे करें, ये हमारा अंदरूनी मसला। अब ऐसे होता नहीं है, यूएन चार्टर ने साफ कह दिया, अब ऐसे नहीं होता। सो यही मैं कह रहा हूं कि आपको मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स या यूनिवर्सल डेमोक्रेटिक या यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स नॉर्म फॉलो तो करने पड़ेंगे, चाहे कोई भी गवर्नमेंट। एब्सोल्युटली राइट। और दूसरी बात ये मैं करना चाहूँगा कि कहा यह जा रहा है कि जी ये जो हमारी एक आइडियालॉजी थी, पाकिस्तान जिस वक्त बना नहीं था उस वक्त से, और उसका मतलब जैसे कहा जा रहा है कि शायद दोबारा रिवाइवल हुआ कि शेख हसीना की हुकूमत ख़त्म की गई। लेकिन मैं कहता हूँ कि कोई भी चीज़ हो, लेकिन डेमोक्रेसी, डॉक्टर साहब ने भी कहा कि उसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और उन लोगों ने फिर भी कहा कि फौज हुकूमत नहीं करेगी, हुकूमत सिविलियंस करेंगे। और मैं ये भी कहूँगा कि उनके आर्मी चीफ, जो मैंने पढ़ा उसके मुताबिक शेख हसीना साहिबा की कोई रिलेटिव थे, उन्होंने भी कहा कि भाई नहीं हो सकता, मैं अपने लोगों पे गोली नहीं चला सकता और न ये मुमकिन है। मेरे ख्याल में इससे हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज़ हमें लेने की ज़रूरत है। मैं पाकिस्तान की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि इस तरह नहीं हो सकता, आप अपनी जनता के साथ नहीं लड़ सकते। ये मतलब कोई भी दुनिया की ताकत वो नहीं लड़ सकती अपने अवाम के साथ। यही मैं पाकिस्तानी जो हमारे पावर कॉरिडोर्स में बैठे हुए हैं उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि बहुत हो गया, 76-77 साल चले, बहुत लंबा अरसा नहीं लेकिन बहुत थोड़ा अरसा भी नहीं है। अगर अभी भी हमें ये चीज़ समझ नहीं आती कि डंडे के जोर पे आप ठीक है हुकूमत तो कर सकते हैं, लेकिन डंडे के जोर पे आप हर वक्त हुकूमत चला नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल सबक होना चाहिए बांग्लादेश के मैटर्स में। और अगर हमने उससे सीखा तो शायद हमारे लिए आइंदा के नस्लों के लिए ये बेहतरी हो सकती है। और जहाँ तक बात है, इंडिया का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, पाकिस्तान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और बांग्लादेश का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन खैर एनीवे देखते हैं कि इन फ्यूचर होता क्या है। इस पे जब भी कुछ डेवलपमेंट्स होगी इस पे बात करेंगे। डॉक्टर साहब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो ज्वाइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।